Today we are going to discuss one very important concept, that is compensation for wrong by the state. This concept has been evolved under public law remedy by the Honorable Supreme Court in the case of Rudal Shah versus State of Bihar. Citation of this case is 1983, Volume 4, SCC, पेज नंबर 141. आज का जो हमारा केस लॉ है, ये केस लॉ एक ऐसे सिद्धांत को प्रतिपादित करने को लेकर के चर्चा में है या लैंडमार्क रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस को डिसाइड करने के पश्चात एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जो कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में या मौलिक अधिकार के उल्लंघन में सरकार को मॉनेटरी कंपनसेशन देने के लिए निर्देशित करता है। इन केस इफ देयर इज एनी फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, देन द स्टेट मे बी डायरेक्टेड टू पे monetary compensation to the aggrieved person or the person whose fundamental right has been violated. There are two remedies which are available under the law. कानून में दो उपचार उपलब्ध हैं जब स्टेट मशीनरी के द्वारा, स्टेट के इंस्ट्रूमेंटेलिटी या एजेंट के द्वारा, फॉर एग्जांपल पुलिस फोर्सेस, जेल ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट सर्वेंट, इनके द्वारा जब कभी भी अपने सरकारी काम को करते समय किसी भी व्यक्ति के उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो उस केस में उस व्यक्ति के पास दो उपचार उपलब्ध हैं, एक प्राइवेट लॉ रेमेडी और एक पब्लिक लॉ रेमेडी। पब्लिक लॉ रेमेडी का जो इवोल्यूशन हुआ है या जो इवॉल्व हुआ है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फर्स्टली दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन इवॉल्व इन केस ऑफ रुदल शाह। रुदल शाह के केस में पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने instead of directing the aggrieved person to go for civil remedy, private law remedy for filing civil suit, but the Supreme Court directly awarded compensation, monetary compensation under Article 32 while exercising power of writ jurisdiction or prerogative writs under Article 32. तो पहली बार ये विषय चर्चा में आया और इस केस के तहत पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पीड़ित व्यक्ति है इसमें, उसको ये कह करके इस रेमेडी से वंचित नहीं किया कि उसके पास कंपनसेशन क्लेम करने के लिए या मुआवजा का दावा करने के लिए प्राइवेट लॉ रेमेडी है। सिविल सूट फाइल करके वो नेग्लिजेंस के लिए, असॉल्ट के लिए या फिर उसके रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए जो डैमेजेस वो क्लेम कर सकता है, वो टॉर्ट के अंदर कर सकता है, अपकृत्य विधि के अंदर कर सकता है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं जो पावर, जो शक्तियां उसको आर्टिकल 32 में दी गई थी, उसको एक्सरसाइज करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही मॉनेटरी कंपनसेशन अवार्ड किया पिटिशनर को। इस केस को हमने 4 हिस्सों में विभाजित किया है। पहला, ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस केस, बैकग्राउंड, दैट इज द फैक्ट ऑफ द केस। सेकेंड, issues before the court. Third, judicial analysis of the issues, arguments of the parties, and then implication of this case on subsequent such case laws, such type of case laws. तो पहला ब्रीफ फैक्ट जो इस केस का था, इसमें जो पिटिशनर होते हैं, इनको अपने वाइफ को मर्डर करने के चार्ज में गिरफ्तार किया जाता है ईयर 1953 में। 1953 में इनको गिरफ्तार किया जाता है। एक लंबे विचारण के पश्चात 1968 में इनको सत्र न्यायालय के द्वारा एक्विट कर दिया जाता है, निर्दोष करार देते हुए इनको छोड़ दिया जाता है। हालांकि 1968 के जजमेंट के बाद भी जेल ऑफिशियल्स की जो उदासीनता है या अपने कर्तव्य को लेकर के जो एक तरह का इनएडवर्टेंस है, उसको देखते हुए पिटिशनर को 14 साल तक जेल में रखा जाता है, एक्विटल होने के बाद भी 1982 तक। इस दौरान पिटिशनर के द्वारा एक हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल की जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, क्लेमिंग दैट हिज राइट्स, फंडामेंटल राइट विच इज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 21, that was being violated by the jail officials. तो इस तरीके से इसमें उसके द्वारा यह दावा किया जाता है कि उसके जो मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर के अनुच्छेद 21 में दिया गया है, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा है जो जेल ऑफिशियल्स है उनके द्वारा। तो इस प्रकार से ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचता है और इसमें जो की इश्यूज थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष,
वो ये थे कि पहला, कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के हैबियस कॉर्पस के मैटर में 32 के तहत कंपनसेशन अवार्ड कर सकती है या नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो 32 के तहत पावर एक्सरसाइज करते हुए मॉनेटरी कंपनसेशन अवार्ड कर सकती है या नहीं। सेकेंड इशू ये था कि क्या स्टेट को किसी भी इलीगल डिटेंशन के लिए लाइबल करार दिया जा सकता है, या जो भी उसके जेल ऑफिशियल्स हैं उनके किसी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी या जो उनका कर्तव्य है उससे अगर विमुख होकर के वो कोई काम ऐसा करते हैं तो क्या उसके लिए स्टेट लाइबल है। तीसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत कंपनसेशन अवार्ड करना सही है, या फिर जो उसके समक्ष याचिका करता है या पिटिशनर है उसको सिविल लॉ रेमेडी के लिए डायरेक्ट करना या फिर सिविल सूट फाइल करने के लिए निर्देशित करना एज पर लॉ है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। इस तरीके से 3 इश्यूज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस केस में थे। और उसके बाद जो आर्गुमेंट था पिटिशनर का वो ये था कि 21 का जो वायलेशन हुआ है, चूंकि जो पिटिशनर है उसको एक्विट कर दिया गया सेशन कोर्ट के द्वारा 1968 में, लेकिन जेल ऑफिशियल्स या स्टेट के जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे उनके उदासीनता की वजह से उसको 1982 तक मींस 14 साल तक और जेल में रखा गया। तो यहां पर सिर्फ हैबियस कॉर्पस इशू करके उसका इलीगल डिटेंशन सेट असाइड करते हुए उसको बाहर आने का निर्देश दे देना ही पर्याप्त नहीं है। ये कंप्लीट जस्टिस इस केस में नहीं है। इसलिए इस केस में मॉनेटरी कंपनसेशन कंप्लीट जस्टिस को फुलफिल करने के लिए या फॉर कंप्लीट जस्टिस उसको कंपनसेशन दिया जाना आवश्यक है। ये आर्गुमेंट पिटिशनर साइड से था। हालांकि जो स्टेट का आर्गुमेंट था वो ये था कि स्टेट ने इसको एडमिट किया कि जो डिटेंशन है वो तो इलीगल है, लेकिन साथ साथ उसने इस चीज को लेकर के वेहमेंटली विरोध किया इस चीज का कि सुप्रीम कोर्ट के पास 32 में या हाई कोर्ट्स के पास 226 में मॉनेटरी कंपनसेशन अवार्ड करने की पावर नहीं है। तो इस वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो पिटिशनर है उसको ये डायरेक्ट कर सकती है कि जो सिविल सूट फाइल करके जो रेमेडी अवेलेबल है, जो प्राइवेट लॉ रेमेडी है, उसको अवेल कर सकता है और वो सिविल सूट फाइल करके जो भी कंपनसेशन है वो वहां पर उसको ले सकता है जो भी कंसर्न कोर्ट है। हालांकि इसमें जो पब्लिक लॉ रेमेडी है वो एक क्विक या इंस्टेंट रेमेडी है। सिविल जो प्राइवेट लॉ रेमेडी सिविल सूट फाइल करके है वो एक लेंदी प्रोसेस है, वो प्रोट्रैक्टेड एक ट्रायल का एक विषय है और लंबा समय उसमें लगता है उसको डिसाइड होने के लिए। तो यहां पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को 14 साल तक जेल में रखना और उसको सिर्फ हैबियस कॉर्पस की रिट इशू करके उसके डिटेंशन से उसको बाहर ले आना, इस तरह के केस में पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त रिलीफ भी नहीं है। तो इस वजह से इस केस में इन ऑर्डर टू सेट एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पलरी एक मैसेज देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इंट्रीम कंपनसेशन जो पिटिशनर को 35,000 रुपए का दिया और साथ साथ में यह भी लिबर्टी दे दी कि अगर उसको लगता है कि उसके पास ये पर्याप्त आधार है आर्ग्यू करने का या उसको और कंपनसेशन मिलना चाहिए तो वो सिविल कोर्ट में जाकर के सिविल सूट भी फाइल कर सकता है अंडर टॉर्ट लॉ अपकृत विधि के तहत और स्टेट से और कंपनसेशन की भी मांग कर सकता है। इसमें जो सिद्धांत जो ले डाउन किए गए वो ये थे कि राइट टू कंपनसेशन इज पार्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, कि मौलिक अधिकार को लागू किए जाने का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है कहीं ना कहीं राइट टू कंपनसेशन, मुआवजे का अधिकार। कोर्ट्स अंडर 32 एंड 226 आर कैन डायरेक्टली अवार्ड मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द स्टेट अथॉरिटीज। और ये सेकेंड जो प्रिंसिपल इसमें ले डाउन किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत सीधे तौर पर मॉनेटरी कंपनसेशन अवार्ड कर सकते हैं अगर किसी स्टेट अथॉरिटी के द्वारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन या हनन होता है। तो उस केस में वो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द एग्रीड पर्सन टू अप्रोच द सिविल कोर्ट फॉर बाय फाइलिंग सिविल सूट फॉर कंपनसेशन और डैमेजेस, but the Supreme Court or High Court can directly award compensation, monetary compensation to the aggrieved person or to the victim.
थर्ड ये था कि ये पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट डॉक्ट्रिन का ये एक शुरुआत थी। दिस इज बिगिनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट। संवैधानिक अपकृत्य की जो सिद्धांत है उसकी ये कहीं ना कहीं ये केस शुरुआत था। दिस केस वॉज फर्स्ट केस इन वेयर इन सुप्रीम कोर्ट अवार्डेड monetary compensation to the petitioner or who is aggrieved person or whose fundamental right was violated by the jail official by keeping him in jail for 14 years instead of the fact of his acquittal by the session court in the year 1968। इस तरीके से स्टेट को लेकर के कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का सिद्धांत एक प्रतिपादित किया इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि अगर स्टेट के किसी एजेंट के द्वारा वायलेशन होता है तो कहीं ना कहीं स्टेट उसके लिए लाइबल है और उसके ऊपर वाइकेरियस लाइबिलिटी अप्लाई होती है। एजेंट के किसी भी रॉन्ग के लिए स्टेट को लाइबल किया जा सकता है इस तरीके से। और इस तरह दिस केस हैज ओपन द डोर फॉर पब्लिक कंपनसेशन लॉ, अ क्विक एंड इफेक्टिव रेमेडी। और इस तरीके से और बाद के केसेस में इसमें बहुत सारे केस, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सहेली वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस तरीके से रुदल शाह इज अ माइलस्टोन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड दिस केस हैज फर्स्ट started the doctrine of constitutional tort in the constitutional law and transformed the Article 21 into a living right and established the state can be compelled to pay compensation for wrongful acts of its official। और पहली बार इसमें यह कहा गया कि जो भी सरकारी मुलाजिम है या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अगर इनके द्वारा कोई वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का तो कहीं ना कहीं स्टेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स डायरेक्टली कंपनसेशन अवार्ड कर सकते हैं। देयर इज नो बार सो फार एज अवार्डिंग मॉनेटरी कंपनसेशन अपॉन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। इस तरीके से इस केस को हम एक कॉन्सेप्ट ऑफ इस तरह के कॉन्सेप्ट के रूप में समझ सकते हैं जहां पर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग बाय द स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार।